आई एम एन टैक्स एडवोकेट, इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँगा एक्सीडेंटल एडवोकेट। एक्सीडेंटल क्यों? आज हमारे पास आप आते हो क्योंकि अब आपने टेक ओवर कर लिया फादर से। बिल्कुल। आप कहते हो कि सर मुझे नहीं पता, मेरे को तो वाइट चाहिए पूरा, और भक्ति के साथ बिजनेस करना वो सोने पे सुहागा होता है। एक दिन सपना मुझे कुछ आता है ऐसा कि एक मूर्ति मुझे बोलती हुई नजर आती है कि तू 3 बार मेरे पास आ, फिर देख मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। वो मूर्ति आज तो मुझे पता है। मैंने सुबह ओबियसली जैसे आम भाषा में अपनी मिसेज को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है, और जैसे दीवार पे कोई मिट्टी से थापा लगा देते ना, कुछ इस तरह की एक मूर्ति नज़र आ रही है, और वहाँ पे उबले हुए चावलों का प्रसाद चढ़ रहा है। वो फ़ोटो मुझे दिखाई, लिटरली मैं अपनी कुर्सी से ऐसे उछल गया था देखने की। बड़े कम शब्दों में कहूँ, मैंने कहा एक जो लिमिटेड इनकम का आदमी होता है, मैंने कहा भाई कितना खर्चा आएगा वहाँ पे जाने का? बोला कोई 2000 रुपये खर्च होंगे। वहाँ से वापस आया दर्शन करने। आज मैं जिस मकान में रह रहा हूँ वो मैंने मकान बना लिया था अपना। कन्हैया मित्तल जो आज तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 2010 में वो उस कीर्तन में आए, हमारे घर के बाहर ही कीर्तन होता था। उन्होंने हमारे भाव पूरे बदल दिए, हमें भाव का मतलब समझाया, और स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारी चल रही थी उसकी जर्नी को बिल्कुल पलट के रख दिया। मैं अब साथ साथ इससे एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा। हम कन्हैया मित्तल जी 3-4 बार सुन चुके, तो अब ये कड़ी कन्हैया मित्तल जी को भजन सम्राट कन्हैया मित्तल बनाने में भी आपका हाथ है, मुझे ये भी पता चला। नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रजत ठाकुर आज के नए एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत को लाया हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरे इंडिया में उनकी धाक है। उनको जाना जाता है वीकेवी एंटरटेनमेंट्स के नाम से, और हर साल वो समाज सेवा के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। साथ साथ टैक्स एडवोकेट भी हैं। तो इस पॉडकास्ट में आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, टैक्स के बारे में, समाज के बारे में, सेवा के बारे में। आज हम बात करेंगे भाव की, आज हम बात करेंगे टैक्स की, आज बात करेंगे समाज की। आज सारी चीजें हम एक ही पॉडकास्ट में आपको सुनाएंगे। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ और देखते रहिए व्यापार कारोबार टॉक्स। हम स्वागत करेंगे मिस्टर विनय गोयल जी का। थैंक यू रजत, यहाँ बुलाने के लिए। वैसे तो मैं यूज टू नहीं हूँ इन चीज़ों का, लेकिन आपने मुझे बताया अपना पर्पज़ कि समाज में एक संदेश देना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे सुनने के लिए भी तैयार हैं। जो समाज में रहना एक अलग चीज़ होती है, और समाज में रहकर इंस्पिरेशन देना एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो मैं इंतज़ार करूंगा आपके उन सवालों का जो आप मुझसे करना चाहते हैं, और कोशिश करूंगा कि सच्चे और निस्वार्थ हृदय से मैं उनका रिप्लाई दे सकूं आपको। बिल्कुल सर। तो सर शुरुआत इसी सफ़र से करते हैं, और सबसे पहले सफ़र की शुरुआत में हम आपका सफ़र जानना चाहेंगे कि आप विनय गोयल से सेवक विनय गोयल कैसे बने। जो बाबा का सेवक विनय गोयल, आपका आज की डेट पे हर प्रचार या कहीं पर भी आप नाम लिखवाते हैं अपना, तो ऊपर एक टाइटल लिखा होता है बाबा का सेवक विनय गोयल। तो मैं एक आपका सफ़र जानना चाहूँगा। देखो, अगर स्पिरिचुअल सफ़र की बात है तो बालाजी महाराज और श्याम बाबा, इनमें मेरी आस्था है। और इस बड़ी खुशी होती है मुझे तब ये सुनकर, मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ फरीदाबाद में, कोई मेरा मिलने वाला या कोई रिश्तेदार या कोई जानकार जब कॉलोनी के अंदर घुसता है और वो एक सवाल करता है कि मुझे गोयल साहब के यहाँ जाना है, तो लोग पूछते हैं भाई कौन से गोयल साहब? गोयल तो बहुत सारे होंगे कॉलोनी के अंदर। तो वो एक जब आता है कि वो बालाजी वाले गोयल साहब हैं क्या, उस समय बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। और वहीं से कहीं मुझे ये लगा कि मैं तो बालाजी का सेवक हूँ, मैं श्याम बाबा का सेवक हूँ। बिल्कुल। और बालाजी और श्याम बाबा हम दोनों को बाबा कह के बुलाते हैं, तो इसलिए बाबा के सेवक एक टाइटल मैंने अपने साथ लगाया। ये आस्था का विषय होता है, कई लोग इसमें हंस भी सकते हैं कि भाई क्या एक टाइटल लगाते हैं ये अपना, तो सेवक अच्छा टाइटल है और मेरी आस्था है इसलिए मैं लगाता हूँ।
अब साथ ही साथ मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी का भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो व्यापार कारोबार है। बिल्कुल, तो मुझे आपकी प्रोफेशनल जर्नी भी जाननी है कि आप एक टैक्स एडवोकेट है और जाने माने टैक्स एडवोकेट है फरीदाबाद जी में आप। जी जी। तो आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी का भी स्टार्टिंग से बताइए प्लीज़। देखो, आई एम एन टैक्स एडवोकेट, इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँगा एक्सीडेंटल एडवोकेट। एक्सीडेंटल क्यों? बाई क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर। ओके। मैंने 1986 में इंजीनियरिंग पास आउट की थी। उस समय में जब एक शहर के अंदर 4 या 5 इंजीनियर बना करते थे, मैं उस समय से इंजीनियरिंग का मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग की जर्नी की, इंजीनियरिंग की एजुकेशन ली। उसके बाद 2 साल गवर्नमेंट जॉब की, यूपी जल निगम में मेरी जॉब होती थी। बहुत बढ़िया। वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया जॉब से, क्योंकि मुझे ज़रा समझ में कम आ रहा था। फिर कुछ अपने, क्योंकि बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो नेचुरल बात है बिजनेस की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल। तो कुछ बिजनेस स्टार्टिंग किए यंग एज में, 25-26 साल की एज में आदमी क्या करेगा, थोड़े हाथ पैर मारे बिजनेस की तरफ, नहीं कामयाबी मिली। तब मैं फरीदाबाद की तरफ मैंने रुख किया। फरीदाबाद आने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में अपनी जॉब तलाश करी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश की, तो वहाँ भी अंधकार था बिल्कुल। 90s का अगर समय याद करें तो इंजीनियरिंग लाइन बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। एक कंपनी में जॉब करी, लेकिन डेडिकेशन था कि कुछ करना है। तो जो मालिक थे हमारे, मिस्टर जैन होते थे उसको, वो बोले यार आप यहाँ कहाँ लग रहे हो फर्नेस के अंदर, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। भाई अपने को तो 2 पैसे कमाने से मतलब था, कहीं करा लो। एक हंसी की बात बता देता हूँ, शायद पॉडकास्ट में भी मजा आएगा। एक लड़का काम करता था मेरे पास, जूनियर था, फील्ड ऑफिसर का काम करता था। तो उसको मालिक जब भी आते थे वो कहते अरे चौधरी जरा पानी पिला दो, चौधरी जरा टेबल साफ़ कर दो, जबकि वो फील्ड ऑफिसर था लड़का। वो आराम से बिना कुछ कहे कर देता था। मैं एक दिन उसको बोला यार चौधरी, ये जैन साहब ना आपसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, आप क्या करोगे? बोला सर अपने को 8 घंटे नौकरी करनी है, मेरी तरफ से मालिक अपने बच्चों को लाके बिठा दे कि सुबह से शाम तक इनको पीटना है, मैं तो वही काम करता रहूँगा। तो 2 वक्त की रोटी कमाने की थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आए। वहाँ मेरा इंटरेस्ट अकाउंट्स लाइन में बना। ओके। और बनिया फैमिली से था, तो अकाउंट्स बनियों के खून में ही होता है। सच्चाई है ये। उस पर पकड़ भी बहुत जल्दी कर ली। वहाँ करते करते मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि कैरियर मुझे इसी लाइन में बनाना है। और उसी लाइन की तरफ चलते हुए अब एक डिग्री की ज़रूरत थी। मेरे पास डिग्री तो इंजीनियरिंग की थी, लेकिन अब उसमें स्टेटस बनाने के लिए एक डिग्री की ज़रूरत थी। सीए तो हो नहीं सकती थी। तो मैंने एलएलबी की और टैक्स एडवोकेट के रूप में अपना प्रोफेशन शुरू किया। 5-6 साल मैंने जॉब की। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट मैंने अपना काम शुरू किया। बहुत खूब। तो ऐसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी। अब बच्चे हैं, अब इंडस्ट्री भी है। बच्चे बड़े हो गए, जब वो पढ़ लिख के आ गए उनको इंडस्ट्री लगाई। हमारा एल्यूमिनियम का बड़ा अच्छा काम है, एल्यूमिनियम की इंगट्स बनाते हैं हम लोग। फर्नेस लगाई हुई हैं, वही फर्नेस लगाई हुई है जिस फर्नेस में किसी समय आके मैंने जॉब की थी। बहुत बढ़िया। आज वही प्लांट हमारा अपना प्लांट है और चल रहा है। बाकी बाबा की कृपा जैसे होगी आगे चलता रहेगा। बाबा की मर्जी के बिना तो हाँ। कुछ हो ही नहीं सकता। देखो उनके बिना कोई कदम नहीं उठाया जाता रजत। और बिजनेसमैन होना एक अलग चीज़ है, और भक्ति के साथ बिजनेस करना वो सोने पे सुहागा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता। ये एक हटके भी बात है और एक गहराई वाली बात भी है। अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ आपका साथ ये पूछना चाहूँगा कि आज का यूथ बिजनेस में टैक्स को बहुत समझता है, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं टैक्स एडवोकेट हूँ और पिछले 35 सालों से मैं ये इस प्रोफेशन में हूँ। जो इससे पहली जनरेशन थी, आपकी एज, आपके फादर वाली जो जनरेशन थी, वो थोड़ा टैक्स को बहुत समझती थी। तब हमारे पास क्लाइंट आते थे, सर ये हमारी सेल है, ये परचेज है, और हम सर 1000-2000 रुपये टैक्स भर देंगे, उसी हिसाब से रिटर्न बनवा देना हमारी इनकम टैक्स की। आज उल्टा होता है। आज हमारे पास आप आते हो, क्योंकि अब आपने टेक ओवर कर लिया फादर से। बिल्कुल। आप कहते हो कि सर मुझे नहीं पता, मेरे को तो वाइट चाहिए पूरा, मैं टोटल बिजनेस वाइट में करूँगा,
टैक्स की कोई चिंता नहीं है, जितना भरना है भरवाइए आप। तो यूथ ऐसा नहीं है बोझ नहीं समझ रहा। हाँ, थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कमी है, जिसकी वजह से कई जगह बोझ लगता है। वो टैक्स सिस्टम जो हमारा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हो तो बोझ नहीं लगेगा। कभी कोर्ट कचहरी के मामले में अगर पूछा जाए तो क्या कभी आपको सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की ज़रूरत पड़ी है? ये एक एडवोकेट के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। हाँ। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा। देखो, वैसे तो अंदर की बात है ये लेकिन सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। सिर्फ थोड़ा सा हिंट देने से ही काम हो गया। अगर कोई ऑफिसर गलत कर रहा है तो हम उसको हल्का सा हिंट दे देते कि सर आप ये गलत कर रहे हो, कानून के हिसाब से ये ऐसे होगा, और आप नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर वाले करेंगे। तो वो काम वहीं हो जाता था। इसी में से एक और चीज़ निकल के आती है, जैसे ऑफिसर्स का आपने बताया, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। अब जीएसटी भी एक आ गया है, 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 2017 में सॉरी। जीएसटी के बाद आने के बाद क्या फ़र्क रहा इंडस्ट्री के लिए या टैक्स की उसमें डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो? देखो, इंडस्ट्री के लिए जीएसटी बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल के लिए, बीइंग ए प्रोफेशनल, थोड़ा वर्कलोड तो हमारा कम हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ का। जो पहले हम लोगों को डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते थे वो हमारे कम हुए, लेकिन पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। पेपर वर्क बढ़ गया है, पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। ऑनलाइन पॉलिसीज इतनी सारी आ गई कि कुछ भी आप ऑनलाइन, इवन आज की डेट पे आईटीआर भी फाइल करनी है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो एक फैसिलिटी है कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स का काम इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने लेंदी कर दिया है। प्रोफेशनल क्या, अगर कोई बिजनेसमैन खुद भी कर रहा है अपना काम तो उसके लिए भी लेंदी काम है। 10 तारीख को GSTR1 भरो, 20 तारीख को GSTR3B भरो, बिल्कुल। और उसके बाद फिर एनुअल रिटर्न भरो, फिर सबसे इनकम पहली टैक्स बात की तो ये रिटर्न आती भरो। है जीएसटी का, आपको 20 दिन के अंदर भरनी है और सामने कंपनी आपको 45 दिन 6 महीने तक भी पैसा नहीं दे रही है। इसके पीछे एक 45 दिन का प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया था, बट उसके भी रास्ते खोज लिए कंपनियों ने, बहाने मार दिए, चेक काट के रख देते ही नहीं, हमने तो पैसा दे दिया है। दे दिया नहीं, वो बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी क्लियरली कह सकती है आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपकी, दूसरा वेंडर तैयार बैठा है। बिल्कुल। तो 45 दिन का गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक MSME के लिए अच्छा रूल बनाया था कि भाई उससे रिकवरी हो सकती थी, लेकिन वो धरातल पे नहीं चलेगा। कपड़े व्यापारी रो रहे हैं। अगर हम बात करें अपना सूरत की, तो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा रोते हैं कि 6 महीने की हमारी पेमेंट ही अटकी हुई है, हम टैक्स कैसे भरें। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई टैक्स बचाने में ही लगा रहता है। ये बात ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी। मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कई जगह बोझ लगता है। अदरवाइज GST इज़ वेरी गुड टैक्स सिस्टम है। इसमें रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट घटा सकती है, उससे बिजनेसमैन को थोड़ा 18%, 28%, एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और अभी और लो, TDS, GST का TDS अलग, इनकम टैक्स का अलग, 2% GST का करा दिया, 2% इनकम टैक्स का करा दिया, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो हमारा है वो 2% की 1% का होता है। 4% गवर्नमेंट ने ले लिया और 1% का हमारा प्रॉफिट। 12 महीने में लगता है कि 3 महीने काम सिर्फ सरकार के लिए ही करते हैं, कि सिर्फ 3 महीने की जो पेमेंट है या इनकम है वो सरकार को ही दे दें हम। अपनी पूंजी सरकार को दे रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। मेरी तो, अगर इस पॉडकास्ट को कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहा है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें कि एक बिजनेसमैन की पूंजी अपने पास ना लगाएं। उसको काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो लोन के ऊपर डिपेंड मत करो। उसका अपना पैसा होता है वो लोन लेके काम चलाए, कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो प्रोफेशनल जर्नी में तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैं आपको लिटरली यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को खुद ही अच्छा लगा कि इतनी सारी बातें मैंने आपसे सीखी। अब जनता के लिए और बाबा के भक्तों के लिए मैं आपसे धर्म और सेवा की बातें करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं सबको बता दूँ, VKV एंटरटेनमेंट्स हर साल बड़े लेवल पे इतना बढ़िया अरेंजमेंट करके श्याम बाबा बालाजी महाराज और मेहंदीपुर बालाजी का एक जागरण करवाते हैं, और ये पिछले 25 साल से लगभग करवा रहे हैं। तो अब इनके बारे में पूछना चाहेंगे कि ये मोटिवेशन कहाँ से आई जो 25 साल से लगातार और इतने बड़े लेवल पर, कि नॉर्थ इंडिया में मेरे हिसाब से इससे बड़ा जागरण नहीं होता। तो मुझे आप सबसे पहले तो मोटिवेशन का राज बताइए कि ये कहाँ से आई।
देखो रजत, मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, अब ये स्पिरिचुअल पे आ गए हम, और स्पिरिचुअल पे सिर्फ और सिर्फ आस्था होती है। कोई साइंस, कोई माइंड, कुछ नहीं होता, सिर्फ दिल की बात होती है। जो आस्था है वो दिल की साथी है। अभी शॉर्ट में बताऊंगा बहुत। 2003 का समय था, 3 बच्चे हैं मेरे। मैं फरीदाबाद में एक एरिया में किराए के मकान में रहता था, और एक मेरी जॉब थी, और मेरा अपना प्रोफेशनल पार्ट टाइम में अपना काम करता था। बड़े मतलब एक तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन सपना मुझे कुछ आता है ऐसा कि एक मूर्ति मुझे बोलती हुई नजर आती है कि तू 3 बार मेरे पास आ, फिर देख मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। वो मूर्ति आज तो मुझे पता है। मैंने सुबह ओबियसली जैसे आम भाषा में अपनी मिसेज को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है, और जैसे दीवार पे कोई मिट्टी से थापा लगा देते हैं ना, कुछ इस तरह की एक मूर्ति नज़र आ रही है, और वहाँ पे उबले हुए चावलों का प्रसाद चढ़ रहा है। तो ऐसी कोई जगह मैं तो समझता नहीं कहीं है कि उबले हुए चावल का प्रसाद चढ़ता हो। तो मिसेज बोली उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। बोले शायद ऐसा ना बालाजी में है कुछ सिस्टम, कंफर्म नहीं हूँ। चलो बात आई गई होगी, सपना आया, ख़त्म हो गया। एक मेरे मित्र हैं अरुण अग्रवाल जी, नाम भी ले लेता हूँ। मैं उनके पास बैठा था, उनको भी मैंने बताया, मैंने कहा यार अरुण भाई ऐसे ऐसे सपना आया। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी बात सुनी। यहाँ बता दूं कि वो बालाजी के पीढ़ियों से डिवोटी हैं, वो परिवार। ओके। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, और अपने बेटे से घर से बालाजी की फ़ोटो मंगवाई। वो फ़ोटो मुझे दिखाई। लिटरली मैं अपनी कुर्सी से ऐसे उछल गया था देखने के लिए। भाई यही तो थी वो फ़ोटो। बोला भैया आपका बुलावा है बालाजी जाने का। तो बड़े कम शब्दों में कहूँ, मैंने कहा एक जो लिमिटेड इनकम का आदमी होता है, मैंने कहा भाई कितना खर्चा आएगा वहाँ पे जाने का? बोला कोई 2000 रुपये खर्च होंगे। 2003 में? हाँ 2003 में कोई 2000 रुपये करीब का खर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है, कभी होंगे तो जाएंगे, जब एक्स्ट्रा 2000 होंगे। चलो वो बाबा ने दिन दिखाया अपने चमत्कार से, और मैं वहाँ पहली बार अरुण अग्रवाल के साथ मेहंदीपुर बालाजी गया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो आदमी जिसके पास 2000 रुपये वहाँ जाने के लिए नहीं थे, 2003 अप्रैल में वहाँ से वापस आया दर्शन करने के, और जून 2004 में आज मैं जिस मकान में रह रहा हूँ वो मैंने मकान बना लिया था अपना। क्या बात है, बाबा की कृपा। ये बालाजी महाराज का साक्षात आशीर्वाद था। वहाँ से फिर मैं 3 बार गया। बाबा ने फिर आगे 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 बढ़ाता चला गया, काम भी बढ़ा, प्रोफेशन भी बढ़ा। फिर वहाँ से एक अंदर से आवाज़ आती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आस्था का विषय है, इसको कई लोग अन्यथा भी ले सकते हैं, लेकिन ये आस्था का विषय। मैं नहीं कहता कि भाई, और यहाँ एक बात और कहता हूँ कि भाई आस्था तभी पैदा होती है जब आदमी कोई चमत्कार देख लेता है। तो मैंने वो चमत्कार देखा, मेरी आस्था पैदा हुई। वहाँ से मुझे श्याम बाबा का आदेश हुआ, फिर मैं खाटू गया। वहाँ से मुझे सालासर का आदेश हुआ, फिर मैं सालासर गया। और आज 3 में से एक भी जगह ना जाऊँ तो अंदर बेचैनी रहती है। 2004 में पहली बार मैंने अपने घर में जब ये घर बनाया था, बाबा का कीर्तन रखा, क्योंकि आस्था थी ना कि दिया बाबा ने तो उसका कीर्तन भी होना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ से ये कीर्तन की लहर चली, फिर हम हर साल कराने लगे। और 2010 में कन्हैया मित्तल, जो आज तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 2010 में वो उस कीर्तन में आए। हमारे घर के बाहर ही कीर्तन होता था, और उन्होंने, ये सारा श्रेय भाव का जाता है कन्हैया मित्तल को। उन्होंने हमारे भाव पूरे बदल दिए, हमें भाव का मतलब समझाया, और स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारी चल रही थी उसकी जर्नी को बिल्कुल पलट के रख दिया। 10 के बाद मेरे ख्याल कन्हैया मित्तल जी के अंदर जो चीज़ है ना, उस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। हमारे बिल्कुल फैमिली रिलेशन रहे। उनके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मेरे बड़े भाई थे, छोटे भाई मुझे मानते थे। काम से कहीं भी आते थे दिल्ली आसपास,
रुकते मेरे पास ही थे। बहुत खूब। तो इतनी प्रगाढ़ हमारी दोस्ती रही है। आज वो नहीं है हमारे बीच में, याद तो उनकी आएगी ही आएगी। कन्हैया मित्तल जी में कुछ नज़र आया, फिर हम उस कीर्तन को बड़े स्केल पे लेके आ गए और 2011 में हमने पहली बार लार्ज स्केल पे जागरण कराया और उसको नाम दिया हमने VKV जागरण। तो VKV जागरण से हम बात करेंगे, या VKV एंटरटेनमेंट जो आपकी कंपनी है, तो VKV का अर्थ क्या है या VKV का मतलब क्या है, ये आप बताइए। बड़ा बड़ा सिंपल सा मतलब है। जब कन्हैया मित्तल जी आए तो हमने उनसे कहा भाई आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपका कोई CD वगैरह कोई मैटर ऐसा भजनों का हो। बोले भैया मैं भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, CD VD में बिलीव नहीं करता मैं। तो मैंने तो कभी CD VD बनाई नहीं अपनी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये आपके इतने अच्छे भजन है वो पब्लिक तक तो जाने चाहिए। तो हमने विचार किया कि एक पब्लिक तक सोशल मीडिया के थ्रू लेके जाएं, उनकी एक CD बनाई जाए। हमने पहली CD उनकी MP3 बनाई थी बाबा का जादू के नाम से। उसमें जितने इनके लाइव रिकॉर्डिंग थी उसमें से हमने भजन कट कर करके वो बनाई। अब वो CD तो बन गई, अब हमें भी नॉलेज नहीं थी कुछ, भाई अब ये मार्केट में कैसे जाएगी, बाजार में कैसे जाएगी। बोले जी वो तो कंपनी लॉन्च करती है कोई। तो मैंने ठीक है कंपनी बना देते हैं, तो प्रोफेशनल तो हम थे ही। बिल्कुल। हमने एक कंपनी बना दी। कंपनी का नाम क्या रखें, तो मेरे एक दोस्त थे विजय राजपूत जी, वो मेरे साथ जुड़े रहे। तो बोले यार हो गया ना, V for विनय यानी मैं, K for कन्हैया और V for विजय। अच्छा, तो VKV बन गया। हमने कंपनी रजिस्टर्ड कराई और ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आया कि नहीं यार ये धर्म का काम है, इसको हम प्रोफेशनली नहीं ले सकते। तो हमने जितनी भी उनकी सीडियाँ बनाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कीर्तनों में, खाटू में, बालाजी में, मार्केट में, कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी तरफ से छपवाते थे। तीनों मिलके, कन्हैया जी का भी कंट्रीब्यूशन खूब होता था, और वो बनवाई और बांट दी फ्री में। और आज तक VKV एंटरटेनमेंट धर्मार्थ में ही काम करती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत बढ़िया। जो हमारा लग गया कोई बात नहीं। भक्ति और आस्था, अगर आज की डेट पे बोलें हम, मैं बात करना चाहूँगा, कई जगह मैंने ऐसा देखा है जहाँ जागरण में दिखावा होता है। तो भक्ति और दिखावे में आप क्या अर्थ बताना चाहेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखो भक्ति में दिखावा होता ही नहीं है, कई लोगों को लगता है। आज सोशल मीडिया का एक ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कोई आदमी दरबार के साथ या किसी सिंगर के साथ या किसी जानी मानी हस्ती के साथ सेल्फी खींच रहा है और उसको फेसबुक पे डाल रहा है, व्हाट्सएप पे डाल रहा है, उसको मैं दिखावा नहीं मानता। ओके। भक्ति उसके अंदर है, वो उस भक्ति के कारण ही कीर्तन में पहुंचा है। आज कन्हैया जी तो कई बार बोलते हैं कि हरियाणा में नशा फैल रहा है, तो मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट को कि हमारे कीर्तन में आके देखो कि यूथ कौन सा नशा कर रहा है। तो यूथ आज कीर्तनों में इतना जुड़ चुका है। जागरण में मैं जाता रहता हूं कीर्तन जागरण में, वहाँ पे आपको 75% यूथ मिलता है, 16 से लेके 36 तक का आदमी मिलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद भी जाता हूँ। हाँ, भी ऐसा नहीं है कि भाई यूथ जो है इधर उधर है, यूथ कहीं नहीं है। यूथ हमेशा से जुड़ा हुआ है भक्ति से। यूथ को एक शौक, यार उसकी उम्र है, उसका शौक है, वो सेल्फी भी लेगा, वो सोशल मीडिया में भी डालेगा। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, तो थोड़ा तो सोशल रहेगा। हाँ, उसको दिखावा थोड़ी कहेंगे, उसके अंदर भक्ति है तभी वो वहाँ आता है। तो नहीं होती भक्ति में, कोई दिखावा नहीं होता। तो सर साथ साथ इस सेवा के जो मंच पर हम बात करेंगे, जैसे सेवा की हम बातें कर रहे हैं, तो मैं आप जानना चाहूँगा भक्ति और बिजनेस को आपने कैसे मैनेज किया? आप दोनों लेवल को बिल्कुल बराबर कैसे लेके चल रहे हैं कि आप अपना बिजनेस में भी टाइम दे पा रहे हैं और भक्ति भावना में भी आप भरपूर हैं? तो आप बताइए प्लीज इस बारे में। स्पिरिचुअली बिजनेस माइंडेड। क्या बात है। जब आप बिजनेस करते हैं और माइंड में कहीं भक्ति होती है तो बिजनेस अपने आप स्मूथली चलता है। बहुत खूब। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिजनेस का तो एक ही फार्मूला है, ईमानदारी से कम करो, अपना बेस्ट दो। जो बिजनेस में आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज बेस्ट कर दो, आपके बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मंत्र बिजनेस का, यहाँ बिजनेस की बात आ गई, अगर आप पे मास्टर हैं तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
पे मास्टर होना और जो आप आउटपुट अपना दे रहे हो वो बेस्ट दे दो। तो ये दो मंत्र हैं। ये दो मंत्र बिजनेस के लिए हो गए। और भक्ति अगर आपके माइंड में और दिल में है तो आप ये काम बहुत आसानी से कर पाते हो। ये जो दो काम भारी लगते हैं ना लोगों को कि मैं कैसे तो अपनी सर्विसेज आउटपुट अच्छी दूं और कैसे पे मास्टर बनूं, अगर भक्ति को दिमाग में रख के करोगे ये दोनों चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। तो अब साथ साथ एक चीज़ और बताइए, इतना बड़ा जागरण आप करवाते हैं, हर साल करवा रहे हैं और हर साल उसका लेवल अलग होता है। अनलिमिटेड भंडारा चलता है, जब तक बाबा की इच्छा रहती है तब तक कीर्तन चलता है। 6 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह 4 बज जाते हैं और नाना करते करते 15-20 सिंगर, जो कि मुझे सुनने में आया कि फ्री में आते हैं। तो ये मैनेज कैसे होता है और ऐसा क्या है कि सिंगर खुद बोल रहे हैं हम फ्री में आएंगे, ये क्या लॉजिक है? देखो, वीकेवी जागरण एक ब्रांड बन चुका और बालाजी महाराज श्याम बाबा की इतनी कृपा उस दरबार में बरसती है। एक छोटी सी बात यहाँ स्टार्टिंग में कहूँगा, कीर्तन जागरण होते हैं लेकिन अगर करवाने वाले का भाव है तो वहाँ बाबा की उपस्थिति 110% होती है। ये दरबार अब मेरे पूरे परिवार का भाव है, हम तो न्योछावर हैं बाबा के ऊपर और हम उसी भाव से कीर्तन करते हैं। हमारी आंखों से आंसू भी आते हैं, सब कुछ होता है। तो इस दरबार पे हम इतनी कृपा बाबा ने कर रखी है कि अब तो यहाँ पे अर्जियाँ लगने लगी हैं। जो लोग मेहंदीपुर और श्याम बाबा की अर्जी लगाते हैं ना जाके, वो कीर्तन में लगाने लगे हैं। बिल्कुल, मैंने ये भी सुना कि नाम रख दिया है दिव्या दरबार उत्सव। जी, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और साथ साथ मैं बता रहा हूँ, मुझे जो खुद की नॉलेज में है कि दूर दूर से, मतलब इवन हिसार, सोनीपत, 500 किलोमीटर दूर से भी बंदे आते हैं। और इवन बीच में अभी मैंने जो लास्ट वाला अटेंड किया था, फॉरेन से भी कुछ आए थे, जो अमेरिका से आए थे आपके भक्तजन। तो मतलब इतना ज़्यादा वायरल कीर्तन बोल सकते हैं, वायरल इस टाइम पर ही बोलेंगे हम, इस वर्ड को यूज करेंगे। बिल्कुल, वीकेवी जागरण भक्तों के दिलों में बस चुका है और कम से कम 200 शहरों से जो श्याम प्रेमी बोलते हैं, हम प्रेमी आते हैं कीर्तन में, हर साल आते हैं। मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ वो बाबा के प्यार में, और मेरे रिलेशन ज़रूर उनसे अच्छे हैं, वो लोग आते हैं। और इस दरबार से हर आदमी को कुछ ना कुछ मिला है। रही सिंगर्स की बात, जितने भजन प्रवाह के सब मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे सबसे पारिवारिक रिलेशन है। और वीकेवी जागरण में एक शुरू से हमने प्रथा कन्हैया जी के समय से, कन्हैया जी के ही सजेशन पर रखी थी कि भैया यहाँ पे हम कुछ पे नहीं करेंगे, क्योंकि पे जब करते हैं ना तो वहाँ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, वो भाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जब पे नहीं किया तो जो सिंगर गा रहे हैं वो पूरे भाव से गाते हैं, वो निस्वार्थ भाव होता है, अपने लिए भी गाते हैं, तो उनकी भी कोई परेशानी होती तो बाबा को सुनाते हैं वो। और मैं अब साथ साथ इससे एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा। हम कन्हैया मित्तल जी 3-4 बार सुन चुके, तो अब ये कड़ी कन्हैया मित्तल जी को भजन सम्राट कन्हैया मित्तल बनाने में भी आपका हाथ है, मुझे ये भी पता चला। नहीं। तो मुझे इसके बारे में बताइए। सबसे पहले स्टेज आपका था 2010 में, आपने उनको बुलाया और 2010 से लेकर के आज 2026 हो गया, मैं लगभग हर कीर्तन में आपके रहा हूँ। तो क्या एंट्री आप करवाते थे कन्हैया मित्तल जी की? और जब वो आते थे, आया मैं आया से स्टार्ट करते थे भजन, और पहले ही भजन में सबके आंसू निकल आते थे। तो आपने जो कन्हैया मित्तल जी को पहचाना, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा कि आज वो भजन सम्राट बन चुके हैं? देखो, उनके अंदर टैलेंट था, उनके अंदर भाव थे, और सबसे बड़ी बात बाबा का आशीर्वाद उनके साथ था। उस आशीर्वाद ने हमसे मिलवाया। और मैं तो उल्टा कहता हूँ इस बात को, जैसे आपने कह दिया कि भाई आपका हाथ था, नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं था। आज अगर आप मुझे इस पॉडकास्ट में बुला रहे हो ना, वो इसलिए बुला रहे हो कि आपको ये पता है कि ये कन्हैया मित्तल के नज़दीक ही हैं। तो आज मुझे लोग अगर जानते हैं तो वो कन्हैया मित्तल की वजह से जानते हैं, मेरा अपना कोई ऐसा नहीं है। अब ठीक है, वीकेवी जागरण है, लोग शक्ल पहचानते हैं, मैं तो कभी किसी पोस्टर में अपना फ़ोटो भी नहीं लगवाता, मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी भक्ति है, अपने भाव हैं। और नेचुरल सी बात है, स्पिरिचुअल लाइफ, मैंने पहले भी बताया था कि कन्हैया मित्तल जी के हमारी लाइफ में आने के बाद हमारी असली स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई। हमें पता पड़ा कि भाव होते क्या हैं भगवान के प्रति। तो कन्हैया मित्तल जी का जैसे आपने बताया कि उनके फादर आपके फ्रेंड थे, फिर
स्टार्टिंग में उनको भजन करवाने के लिए आपने कैसे उनको बोला कि आइए आप भजन कीजिए, या कैसे? नहीं, वो तो एक छोटा सा किस्सा था। फादर तो उनके मेरे फ्रेंड बाद में बने, कन्हैया जी से मिलने के बाद अच्छा। वो मेरे फ्रेंड बने, हमारे पारिवारिक संबंध बने। वो तो एक कोई टीवी पे प्रोग्राम आता था कन्हैया जी का, मेरी मिसेज ने देखा, बोले ये लड़का बड़ा अच्छा गाता है, इस बार हम हर साल कीर्तन कराते ही थे, तो ये इस बार इनको बुलाएंगे। हमने फ़ोन कर लिया, उनसे बातचीत हुई, तब वो 2010 में पहली बार यहाँ आए थे। जब पर्सनली उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा मिलने के बाद, और टैलेंट तो भैया आज पूरी दुनिया मानती, और हमने थोड़ा 2010 में जल्दी देख लिया था टैलेंट, तो अपने टैलेंट के बलबूते पे ही आगे बढ़े हैं, अपनी आस्था अपने भाव के बलबूते पे आगे बढ़े हैं। आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। एक और बात जोड़ दूँ यहाँ, लोग करते हैं, अभी मैं भी कहीं कंट्रोवर्सी पढ़ता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी आती हैं, इतने पैसे लेते हैं कन्हैया जी, 10 लाख ले रहे हैं, 15 लाख ले रहे हैं, फलाना सिंगर इतने पैसे ले रहा है। भाई कन्हैया जी ने 20 साल कीर्तन बिना पैसे के किया है। अब जब परिवार साथ जुड़ गया और कुछ करना नहीं, कोई बिजनेस करना नहीं है, बिल्कुल कीर्तन ही करना है, तो परिवार चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा सब ले रहे हैं, लखा जी भी लेते हैं, नरेंद्र चंचल जी भी लेते थे, तो कन्हैया जी ले रहे हैं, तो भाई कोई बुराई कर रहे हैं क्या? और उसके पीछे वो मेहनत कितनी करते हैं ये नज़र नहीं आती लोगों को। वो बंदा एक एक महीना अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर रहता है, उस लाइफ को कोई जी के तो देखे। नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग, 24-24 घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर कीर्तन में जाके 2 घंटे 3 घंटे, उनका जो स्टाइल है वो पूरा बदन तोड़ स्टाइल, जोश भरा हुआ। तो भैया उसकी मेहनत देखो। आप पैसा पैसा तो देख लेते हो, ये भाई जिसको नहीं बुलाना मत बुलाओ, जिसकी हिम्मत है वो बुलाए, जिसकी हिम्मत है वो बुलाए। और मैंने तो ऐसे ऐसे आज की डेट में भी मैंने ऐसे देखे हैं उनके कार्यक्रम, कि कहीं जाते हैं 10 लाख रुपए, मान लो किसी पार्टी को बोल दिया कि भाई मंडल को कि 10 लाख रुपए लूंगा, और वहां उनके भाव कुछ ऐसे जागृत हो गए, वो पैसे वहीं छोड़ाए कि मेरी तरफ से इस धर्मार्थ में लगा देना। अभी बीच में मंदिर का एक किस्सा मैं भी बताऊंगा, बीच में मैं कीर्तन इनके सुनता रहता हूँ, तो 11 लाख रुपए भरे स्टेज पर उन्होंने बिल्कुल दान कर दिए। अरे वो हीरा दिल का आदमी है वो, उसको जो नजदीक से जानते हैं वो मैं जानते एक हैं। चीज जानना चाहूंगा, जो ये कंट्रोवर्सी बनाते हैं या करते हैं, मेरा ये मानना है अगर कोई सुपरस्टार या बॉलीवुड सिंगर्स को बुलाते हैं, वो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए ले जाते हैं मात्र 2-2 घंटे के। बिल्कुल। अगर वो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए बॉलीवुड सिंगर्स को दे सकते हैं, और अगर यहाँ पे वो 15 लाख रुपए भी ले रहे हैं, मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि उनकी एक्चुअल फीस क्या है, बट अगर वो 15 लाख भी ले रहे हैं और 2 घंटे अगर वो भजन कर रहे हैं या एक आस्था के साथ जोड़ रहे हैं, या अगर स्पिरिचुअल माइंडसेट बना रहे हैं किसी के भी मन में, और मान लीजिए 4 भक्त भी अगर जुड़ गए और 2 बंदों का भी किसी का काम हो गया भरे दरबार का, तो वो 15 लाख रुपए ज्यादा नहीं ले रहे मेरे हिसाब से। देखो, भजन प्रवाहक जो है ना, वो एक माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ता है, तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, मैं यही मानता हूँ। और भाई देखो, वीकेवी जागरण में तो सारे अपने बच्चे हैं, भाई हैं, सब आते हैं, अपने भाव से आते हैं, कभी कोई किसी की कोई डिमांड नहीं होती। अगर वो इतने ही प्रोफेशनल होते तो मुझसे भी कह देते लाओ जी। बिल्कुल सही बात है ना, ऐसा नहीं है। अभी इधर एक किस्सा और कन्हैया मित्तल जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी। पहली एल्बम जो आपने अभी मेरे को बताया, और थोड़ी देर पहले हमारी वासी बातचीत चल रही थी कि 1 साल लगा था एक एल्बम बनाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे उसका किस्सा जानना है आपके साथ। देखो, कन्हैया जी की एक एल्बम हमने बनाई थी, श्याम तेरी बल्ले बल्ले के नाम से, और वो इंडिया की पहली ऐसी एल्बम थी जिसमें आउटडोर शूटिंग हमने की थी। 8 भजन उसमें थे, और 8 भजनों को शूट करने में हमें पूरा 1 साल लगा था, और बहुत प्यारी एल्बम वो बनी। आज यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देखें। उस समय प्रचार प्रसार के इतने वो नहीं थे कि हम। ये कौन से ईयर की बात है? 2010? 2011 की बात। 2011 की बात है। 2011 में वो एल्बम बनी थी, और आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। मेरे पास बहुत कॉल आती हैं कि भाई साहब इतनी बढ़िया शूटिंग, हमने हिमाचल में शूटिंग की, ऊना में, चंडीगढ़ में, शिमला में। आपका जब जागरण आप करवाते हैं तो लाइव आना लग गया था दिव्या चैनल पे, आस्था चैनल पर, साधना चैनल पर, तो मुझे ये भी पता चला कि वो आपको कॉल करते थे कि भैया ये हमारा लाइव करवा दो। तो इसका किस्सा आप बताइए प्लीज। देखो, चैनल्स की ना, अब कन्हैया जी जब लाइफ में आ गए ना, तो हमारा सारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया था। हमने जो चैनल्स हैं इनकी सबकी फ्रेंचाइजी ली थी, ओके। और
चैनल्स कन्हैया मित्तल को चलाना चाहते थे, विनय गोयल को नहीं चलाना चाहते थे। तो चैनल्स तो इसलिए कॉन्टेक्ट करते थे। अभी हमें क्या लगा, अब चैनल मान लो किसी कार्यक्रम के 1 लाख रुपए चार्ज करता था टेलीकास्ट करने के, तो हमने फ्रेंचाइजी इस चक्कर में ली थी, और हमें कीर्तन कराना है टेलीकास्ट, तो मंडल का कम से कम पैसा लगे, हम उसको बचाने के लिए हमने फ्रेंचाइजी ले ली। फ्रेंचाइजी को एक कमीशन मिलता था 10%, 15%, कोई चैनल 5 देता, कोई 25 भी देता था। तो हम क्या करते थे, मान लो 1 लाख रुपए चैनल ले रहा है हम, और हम हमारे थ्रू जाएगा तो वहाँ 75,000 लगेंगे, तो हम मंडल वालों को कहते थे आप 75,000 रुपये डायरेक्ट चैनल, मंडल का पैसा बच जाता था। मंडल का पैसा बच जाता था, और हमारा तो कार्यक्रम टेलीकास्ट हो ही रहा है। जो हमारा मोटो था कि भजन पब्लिक तक पहुँचने चाहिए, तो ऐसे चैनलों से जुड़े थे। और आज भी चैनल वाले, आज अब तो यूट्यूब का ज़माना है, अब जो टीवी चैनल है वो तो थोड़े कम हो गए, अब यूट्यूब चैनल का ज़माना है। आज भी कम से कम 10 चैनल पे लाइव चलता है अपना कार्यक्रम, सब अपने आप आ जाते हैं, अपने आप रिकॉर्डिंग करते हैं, चलाते हैं लाइव। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैं एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा। आज से 15 साल पहले विनय गोयल जी ने मुझे भी एक स्टेज दिया था, और वो स्टेज वीकेवी जागरण ही था। मुझे पूरी एंकरिंग सौंपी गई थी उस जागरण की, मुझे आज भी याद है। और उसमें मैं कन्हैया मित्तल जी का ही इंट्रोडक्शन कर रहा था, और उनको मैंने इनवाइट किया था साथ साथ। पूरी स्क्रिप्ट सब कुछ कैसे करना है, आप मानिए ईमानदारी, मैं इनको पिछले 15-20 साल से जानता हूँ, तो मुझे इन्होंने पूरा गाइड किया कि ऐसे लिखना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। तो आपको उस टाइम पे मेरे पे ऐसा कॉन्फिडेंस क्या था? मैं तो अभी 30 ईयर्स का हूँ, 15 साल का बच्चा था मैं उस टाइम पर। देखो, तुम भी स्पिरिचुअल थे, और मंदिर जो हमारे सैनिक कॉलोनी का है उसमें जुड़े थे, तो ऐसे बच्चे अगर आगे आके कुछ परफॉर्म करना चाहें तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं तो आज भी यही रखता हूँ। आज जागरण में इतने नए नए सिंगर आते हैं, जो नए नए बच्चे हैं, मैं कहीं उनकी कोई क्लिप सुन लेता हूँ तो उनको तुरंत कॉल करके मैं बुलवाता हूँ कि एक भजन जरूर गाना आ गए यहाँ पे। बिल्कुल। तो ऐसे ही तुम्हारा था, तो तुम जुड़े रहते थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस स्टेज को संभालने के लिए चाहिए, तो मैंने आपको ऑफ़र दे दी कि आओ भाई यहाँ पे एंकरिंग करो, और बहुत अच्छे से तुमने निभाई। मैं भी अभी पीछे याद दिलाया था तुमने, तो मैं उसको देख रहा था, क्लिप को निकाल के मैंने डाली थी, हाँ फेसबुक पे। हाँ, तो वो क्लिप भी अच्छी थी। तो ऐसे ही होता है, देखो, निस्वार्थ भाव चलना चाहिए हर जगह। बिल्कुल। अभी एक फरीदाबाद के ही अंश और वंश, ये भी छोटे बच्चे हैं, मतलब मैं छोटे बचपन से ही उनको जानता हूँ, तो आज ये भी काफी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। और इनके पीछे भी आपका ही हाथ है, ये भी मुझे पता है। नहीं, मेरा किसी के पीछे कोई हाथ नहीं, हाथ सबके पीछे बालाजी का। मैंने बताया ना, बिल्कुल। उस दरबार की महिमा ऐसी है। अब ये 4 साल का था, जो छोटे वाला है वंश, वो 4 साल का था, तब से दरबार में आते थे। कन्हैया मित्तल जी के फैन थे, उनको सुनने आते थे। वो करते करते उनको लगन लगी, वो भजन गाने लगे। अब बड़े वाला तो वंश जो है बहुत अच्छा गा रहा है, दिल से गाता है, मतलब उसने सीख लिया है म्यूजिक पूरा। छोटे वाला भी उसी लाइन पे चल रहा है, सीख रहा है वो भी म्यूजिक को। तो अच्छा कर रहे हैं दोनों, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारे फरीदाबाद के बच्चे हैं। मैं एक नाम देना चाहूंगा आपको, टैलेंट पहचानने की आप एक तरीके से मशीन है। आप पहचान लेते हैं देख करके ही कि यार ये टैलेंटेड है, यार ये कहीं जा सकता है। सेम कन्हैया मित्तल जी को, सेम अंशवंश, और मैं अपना भी बोलूंगा, सेम मुझे भी आपने पहचान लिया था स्टार्टिंग में ही। आज 15 साल बाद पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस टाइम पर आपने मेरे को एंकरिंग दी थी। हाँ, मैं रेडियो पे उसके बाद आया था, पहले आपकी एंकरिंग करी थी, उसके बाद मैं रेडियो पे भी आया था, रेडियो मानव रचना पे। तो मतलब ऐसी क्या कला है जो आपके पास है, जो आप टैलेंट पहचान लेते हैं? नहीं, कोई कला नहीं, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है ये चीज़ें ना। ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए भगवान एक माध्यम बनाता है, और वो माध्यम मुझे बना रहा है तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है अगर मैं किसी के आगे बढ़ने का माध्यम बन रहा हूँ। बाकी जिसके अंदर टैलेंट है आगे बढ़ेगा भाई। अब मैं किसी अनटैलेंटेड आदमी को मैं खूब कोशिश कर लूँ आगे बढ़ाने की, या मेरा बेटा है मान लो, और मुझे पता है यार ये नहीं गा सकता, अब मैं उसको गायक बनाने में लग जाऊँ तो बना दूंगा क्या? सही बात है, जो जिसका मन है वो वही करेगा। तो ऐसा नहीं है, टैलेंट अपना ही होता है, अपने भाव होते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे आप हों, चाहे अंशवंश हो, चाहे कन्हैया हो, या कोई वन टोल कोई भी हो। जहाँ तक पहचानने की बात है, म्यूज़िक के बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ। जब हमने एल्बम बनाई तब भी हम म्यूज़िक भी करते थे उस वक्त। जो चीज़ आपके कानों को अच्छी लगे, आपको आनंद का अनुभव हो सुनने में,
वो चीज़ अच्छी है, वही टैलेंट है। क्या बात है। उसका कोई फार्मूला नहीं है कि भाई ये ऐसे गाता है, ये वैसे ना। अगर मुझे आपकी गायकी मेरे कानों में आनंद घोल रही है तो आप बहुत अच्छे गायक हो। आपका कोई एक्ट मुझे मेरे दिमाग में मेरे दिल को छू रहा है तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो। उसको कोई फार्मूला नहीं है। तो सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कन्हैया मित्तल जी, धर्म सेवा तो हमने देख ली जी। अब साथ साथ एक चीज और है आपके साथ, कितने सारे टैलेंट आप लेकर के बैठे हैं। समाज सेवा, समाज सेवा में अग्रवाल सभा के आप एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ साथ अभी आप संरक्षक हैं इस टाइम पर। और फिलहाल तो आप अग्रवाल सभा के बारे में बताइए, और आप वहाँ प्रेसिडेंट थे तो आपका क्या रूल था, क्या किया आपने, थोड़ा किस्सा सुनाइए उसका। नहीं, किस्सा ऐसा कुछ नहीं है। अग्रवाल सभा हमने करीब 10 साल पहले फॉर्म हुई थी हमारी सेक्टर 49 में। हमारे मित्र हैं गोपाल गर्ग जी, इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। मैं यहाँ पे भी मंजूर करता हूँ। उनका इनिशिएटिव था, वो मेरे पास आए कि भाई साहब ऐसे ऐसे हम अग्रवाल सभा बनाना चाहते हैं, तो जो हमारे अग्रवाल परिवार है उनको जोड़ें एक साथ। मैंने यार बड़ा अच्छा। तो उसका मोटिव भी यही था कि भाई अग्रवाल परिवार एक दूसरे को जानेंगे तो बच्चों की ब्याह शादी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। हर कम्युनिटी का यही होता है। बिल्कुल। तो इस तरह वो फॉर्म हुई और उस समय मुझे वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल सभा का बनाया गया। तो हमने 8-9 साल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ही काम किया, पूरी टीम थी हमारी। अब थोड़ा सा उम्र का लिहाज भी हो गया, अब मैं 60 पे पहुंच गया हूं। तो उसके बाद थोड़ा सोचना था कि भाई अब इतनी तो नहीं होती कि हेडेक ली जाए। तो और जो बाकी अब यंग टीम आगे आ रही थी, तो यही विचार किया कि भाई अब थोड़ा टीम को चेंज करो। तो जो हम पुराने थे, हम सब ने अपने पद छोड़े और एक नई टीम को हैंड ओवर कराया अग्रवाल सभा को। बहुत अच्छे काम अग्रवाल सभा कर रही है। खासकर सेक्टर 49 की बात कहूँ तो हम लोग दशहरा का प्रोग्राम कराते हैं। आज फरीदाबाद का 2nd नंबर का दशहरा हो गया वो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लेवल का करते हैं। होली का प्रोग्राम कराते हैं, अभी कल ही है होली का प्रोग्राम। तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है मार्केट में। उसके अलावा अग्रवाल समाज की बात करूं तो अग्रसेन महाराज की जयंती हम मनाते हैं, जो नवरात्रों में पहले नवरात्रे को होती है, तो वो करते हैं। एक होली मिलन भी हम करते हैं अग्रवाल समाज का। और जो सर्व समाज के कार्यक्रम है, दशहरा होली तो हो ही गई, उसके अलावा हम गुड़ की चाय लगाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में ठंडे पानी की छबील लगाते हैं, और छोटे छोटे बहुत काम। अभी एक सौंदर्यकरण का कार्य किया। मार्केट में हमारे एक स्पेस था, वो गंदा पड़ा रहता था, टूटा फूटा, गंदगी ज़्यादा रहती थी, तो हमने उसका जीर्णोद्धार कराया, वहाँ पे एक सुंदर सा फाउंटेन लगवा दिया। तो समाज के लिए काम करने में मज़ा आता है। आपका बिल्कुल ही अलग लेवल है। समाज सेवा, बिजनेस, टैक्स एडवोकेट, और कोई काम है जो रह गया आप वो करना चाहते हैं? देखो, एक पुरानी ना एक मेरे को कहावत याद आ गई यहाँ पे, क ख ग घ और ना, ये 5 वर्ड याद रखो। अच्छा। क ख ग घ और ना, लाइफ पूरी इन 5 वर्ड पे टिकी हुई है। सबसे पहले लाइफ स्टार्ट होती है, स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई, का से कमाओ और खा से खाओ, कमाओ खाओ। फिर आता है गा, गा का मतलब होता है गहने बनाओ। फिर उसके बाद आता है घा, गहने क्या होता है? सिक्योरिटी होती है। गहने कोई ये नहीं कि भाई फैशन है, एसेट्स हो गई। गहने आपके एसेट्स हैं, सिक्योरिटी आपके पास है। तो का खा गा ये हो गया कमाया खाया गहने बनाए। अब क्या करो? घा, घर बनाओ। सिक्योरिटी आ गई ना अब आपके पास, अब आप घर बनाओ। का खा गा घा हो गया। अब ना, ये घर बनते बनते आदमी 50 के लगभग आ जाता है एज। बिल्कुल। अब ना पे आ जाओ, अब नाम कमाओ। ओके, अब नाम कमाने से एक चीज और हो नाम कमाओगे तो समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे थे आप? नाम कमाने से एक चीज हो रहा है, पॉलिटिकल पावर आपके पास बहुत है। अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल पावर आपके पास बहुत है। हर ओकेजन पर, चाहे आप कोई इवेंट करा रहे हैं, चाहे आप जागरण करवा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर पॉलिटिक्स के, फरीदाबाद की बात करूं या ऑल ओवर हरियाणा की बात करूं आज की डेट पे, तो गवर्नमेंट बॉडीज
आपके एक इनविटेशन पर दौड़ी चली आती हैं। नहीं, दौड़ी चली आती वाली कहानी देखो, जो सरकार में बैठे हैं वो रेस्पेक्टिव है हमारे, और कहीं ना कहीं हम समाज के साथ जुड़े हुए, तो हमारे उनसे काम भी पड़ते रहते हैं। ओके। तो उन कामों को कराने के लिए हम उनके पास जाते हैं, तो रिलेशन भी बन जाते हैं। फिर कोई पर्सनल भी है, मान लो जागरण ही हो रहा है और हमारे कोई मंत्री जी हैं फरीदाबाद से या विधायक हैं, तो हम उनको निमंत्रण देने जाते हैं, और ये उनकी बड़ी वो है कि वो अब हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पावर वावर वाली तो नहीं है कि कोई बात। हाँ, लेकिन रिलेशन है, तो कभी पर्सनल कामों के लिए तो मैं शायद कभी गया हूँ कहीं, एक आध बार की तो मैं नहीं कहता, समाज के कामों से हम जाते रहते हैं, तो उसी से रिलेशन बने हुए हैं। आज आपका भी हमारी सोसाइटी में, सैनिक कॉलोनी की बात करें हम फरीदाबाद की, तो काफ़ी नाम है। सैनिक कॉलोनी में भी एक हस्ती के रूप में आप जाने जाते हैं, और अगर फरीदाबाद लेवल पे भी बोलें तो आप जाने माने इंसान हैं इस टाइम पर। तो ये सर, इसके पीछे क्या स्टोरी है या क्या है इसके कुछ पीछे? स्टोरी नहीं है। देखो, मैं अपने बारे में मैं अगर कोई बात रखता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, वो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता मेरा, नहीं स्वार्थ बिल्कुल। और अगर मेरे कुछ करने से किसी का कोई काम बन रहा है तो मैं पूरी शिद्दत से उस काम को करता हूँ, एक चीज़। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो वीकेवी जागरण। वीकेवी जागरण मंच के माध्यम से दुनिया मेरी शक्ल पहचानती है। मैं खाटू में भी जाता हूँ ना, तो वैसे मेरी शक्ल देख के कोई ना जाने मुझे, लेकिन अगर किसी को भाई मैं वीकेवी वाला विनय गोयल हूँ तो वो तुरंत पहचान लेता है। तो नाम वीकेवी जागरण से बहुत ज़्यादा है। और बाकी तो देखो, कर्म तो हर आदमी के साथ लगे हुए हैं, समाज के साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व हूँ। फरीदाबाद लेवल पे हमारी चाहे टैक्स बार एसोसिएशन हो, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन हो, सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो समाज में रहते हैं, समाज के काम करते हैं, तो पहचान तो बनती है। तो एक चीज़ और बताइए, आप अभी बातचीत चल रही थी आपसे अग्रसेन महाराज जी के बारे में, तो अग्रवाल या बनिया कम्युनिटी अग्रसेन महाराज जी के साथ कैसे जुड़ी हुई है, या अग्रसेन महाराज जी की क्या है स्टोरी, मैं जानना चाहूँगा पर्सनल लेवल पे आपसे। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम अग्रवाल हैं और अग्रसेन महाराज के वंशज हैं हम। ओके। महाभारत के समय अग्रसेन महाराज हुए थे और उनके 18 पुत्र थे। 18 पुत्र जो थे वो आज हमारे 18 गोत्र हैं। जैसे मैं गोयल लिखता हूँ तो उनके एक पुत्र का नाम गोयल था। अच्छा। तो अग्रसेन महाराज ने ही अग्रवाल वंश को आगे बढ़ाया, और हिसार के पास अग्रोहा भूमि है, वहाँ पे वो राजा हुआ करते थे उस वक्त। तो बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने अपने वो रखे, एक ईंट एक रुपया, एक सिद्धांत था उनका। जब उन्होंने वो शहर बसाया अग्रोहा, तो वहाँ पे ये नियम था कि कोई भी यहाँ आएगा, हर परिवार उसको 1 रुपया देगा और 1 ईंट देगा। तो घर बनाने के लिए ईंट दे दी और व्यापार चलाने के लिए 1 रुपया दे दिया। तो ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत था। आज भी बनिया कम्युनिटी में कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करें, महाराजा अग्रसेन को याद करके। तो अग्रसेन जी ने ही अग्रवाल वंश को चलाया, और 18 गोत्र जो है, कंसल, बंसल, मखुर, वो पूरी लिस्ट है। गोयल, बंसल, तायल, जितने आप सुनते हैं गोत्र, ये उनके पुत्रों के नाम थे। अच्छा। हाँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई आपने तो ये बात। आप साथ साथ एक चीज़ और बताइए कि भगवान ने ऐसी क्या कृपा बरसाई हुई है बनियों के ऊपर, जो बनियों के पास इतना पैसा होता है, मतलब मैं बोलूँगा अंधा पैसा होता है। मैं जितने भी बनियों को जानता हूँ, अरबपति असामी है सारे के सारे। तो आप जरा ये चीज़ बताइए कि ऐसा क्या दिमाग, बनिया बुद्धि जो बोलते, ऐसी क्या चीज़ है जो और किसी पे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बनियों के पास ही पैसा होता है। पैसा तो सभी के पास होता है। पैसा मेहनत से ही आता है। अगर थोड़ा सा अलग जाएं, देखें तो माता लक्ष्मी वैभव की देवी हैं। अच्छा। और बनियों की कुल देवी हैं। तो भाई स्पिरिचुअली तो लक्ष्मी जी की कृपा तो रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल। लेकिन बिना मेहनत के कोई पैसा कहीं नहीं कमाया जाता। आज चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ या पंजाबी कम्युनिटी है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर उस वक्त आए थे वो कम्युनिटी है, और उन्होंने बिल्कुल निचले लेवल से शुरू किया और मेहनत की। आज वो उस मेहनत के बल पे देखो कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी खाली बनिया कम्युनिटी के पास ही पैसा है। ठीक है, वो थोड़े जीन्स होते हैं कि भाई खर्चे फालतू के नहीं करने, और जहाँ करने हैं वहाँ पीछे नहीं हटना।
ये थोड़ी बनियों की क्वालिटी होती है और बिजनेस माइंडेड होते ही हैं, अकल से बिजनेस चला लेते हैं। अभी एक दो दुकानदार कहीं बैठे हैं, एक अदर कम्युनिटी का दुकानदार है, एक बनिया दुकानदार है। तो बनिया दुकानदार पे जो है भीड़ लगी हुई है। क्या बेच रहा है? बोले जी ये सूट बेचता है, लेडीज सूट बेचता है। और जो अदर कम्युनिटी का था उसकी दुकान पे भीड़ नहीं थी, सूट वो भी उसके पास भी वही थे। तो हमने पूछा जाके, भाई ये क्या चक्कर है? पहले अदर कम्युनिटी वाले से पूछा, भाई सूट कितने का है? बोले जी 500 रुपये का। फिर बनिया के पास गए, भाई तेरा सूट कितने पैसे का? बोला 300 रुपये का। यार क्या चक्कर है, सूट तो दोनों एक है। बोला वो 500 के 5 बेच के तब 500 रुपये कमाएगा, 100 रुपये पर सूट बच रहा। मैं 100 बेचूंगा, उससे ज़्यादा कमाऊंगा। तो Mindset ही चाहिए। मार्जिन पे नहीं, क्वांटिटी बेचने पे विश्वास रखते हैं। तो हम लोग टर्नओवर बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं बजाय मार्जिन के। मार्जिन लो रखो, टर्नओवर बढ़ाओ, कमा लोगे ज़्यादा। क्या बात है, ये बढ़िया चीज़ पता चली। मैं इसको अपने बिजनेस में ज़रूर लागू करूँगा। तो साथ साथ एक चीज़ और, आप अभी तो समाज सेवा के लिए फ़िलहाल काम कर रहे हैं, आपने साथ साथ नाम भी जोड़ लिया, तो क्या आप आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में आएंगे अगर आपको मौका मिला तो? देखो अब उम्र जो है ना पॉलिटिक्स में आने की निकल चुकी है असलियत में। तो अब 60 हो गए, अब पॉलिटिक्स में आने का समय थोड़ी है। पॉलिटिक्स में आने के लिए तो शुरू से 25 साल की उम्र से मेहनत करनी पड़ती है। तो पॉलिटिक्स में तो नहीं कोई जाना। हाँ, जो अपने लोकल लेवल की, जैसे हमारी सैनिक सोसाइटी है, अभी मैंने विचार किया था कि मैं इसका इलेक्शन लड़ूंगा सोसाइटी का, तो उसमें कम से कम अपनी सैनिक कॉलोनी का तो भला कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक सोचने वाला विषय है। बाकी हेल्थ और उस समय क्या माइंड सेट होता है वो डिपेंड करता है। वरना समाज में लगे रहो यार, समाज के लिए करते रहो, वही ठीक है। तो पॉलिटिक्स का कोई इरादा नहीं है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अंत में सर अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके। इसमें पता चलेगा हमारे को थोड़ा सा और आपके बारे में जानने को। जरूर। तो सर, पैसा या प्रतिष्ठा? ओब्वियसली प्रतिष्ठा। डर या विश्वास? दोनों अलग अलग चीजें हैं। डर अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह। नेतागिरी या सेवक? सेवक। बिजनेस माइंड या स्पिरिचुअल बिजनेस माइंड? स्पिरिचुअली बिजनेस माइंडेड। एक शब्द जो आपके बारे में डिस्क्राइब कर सके? निस्वार्थ। बहुत बढ़िया सर। मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आपके साथ जानकर, आपको आपकी बातें जानकर, आपसे इंस्पिरेशन लेकर के। तो पॉडकास्ट में व्यापार कारोबार टॉक्स को इतना समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक चीज़ और, जुड़े रहिए, हमारा पर आशीर्वाद बरसाइए। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा चैनल आपका चल रहा है। पॉडकास्ट में आपके लगातार देखता रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, और लोगों के लिए जानकारी वाकई में बिल्कुल अच्छी रहेगी। और अभी अगर चलते चलते हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए, ये हमारे श्याम बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और आपकी ऑडियंस को भी जय श्री श्याम।